11 मई 1998 दोपहर के 3:45 पर राजस्थान के पोखरान में अचानक एक के बाद एक तीन जबरदस्त धमाके होते हैं। अचानक धरती कांप उठती है और आसमान धुएं के गुब्बारे से भर जाता है। आसपास के गांव में लोग सहस जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जब सच्चाई सामने आता है कि ये भारत का एक सफल न्यूक्लियर टेस्ट था, तो देश भर में खुशी और गौरव की लहर दौड़ जाती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद दुनिया को ये ऐलान करते हैं कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरान में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्व करके दिखाया। भारत का ये परमाणु परीक्षण इसीलिए भी खास था क्योंकि अमेरिका की सैटेलाइट और सीआई की तीखी नजरों के बावजूद भारत की इस योजना की किसी को भनक तक नहीं लगी थी। भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे कोई और नहीं बल्कि मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने न केवल ऑपरेशन शक्ति को कामयाबी तक पहुंचाया बल्कि उन्होंने अमेरिका की आंखों में धूल झांकने के लिए मेजर जनरल पृथ्वीराज का भेष भी धरा था। रामेश्वरों के एक छोटे से गांव में एक नाविक के घर पैदा होने वाले अब्दुल कलाम ने अपनी मेहनत के दम पर डीआरडीओ और इसरो जैसे देश की दो सबसे बड़ी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में काम किया और भारत को स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में इतना आगे ले गया कि जो देश कभी हथियारों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, वो आज खुद वेपन्स बना रही है और उसे एक्सपोर्ट भी कर रहा है। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी और आकाश जैसी मिसाइल से न केवल भारत को एक मजबूत सैन्य शक्ति बनाया बल्कि उन्होंने बच्चों को सपने दिखाना सिखाया, युवाओं को इनोवेशन की तरफ मोड़ा और विज्ञान को लैब से निकालकर सीधे गांव तक पहुंचाया। महान साइंटिस्ट होने के साथ साथ देश के सबसे चाहते राष्ट्रपति भी बने, लेकिन उन्होंने फिर भी खुद को एक टीचर कहलाना पसंद किया। तो आइए जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से मशहूर भारत के सबसे प्यारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी कहानी। आखिर कभी फाइटर पायलट बनने का ख्वाब रखने वाले डॉक्टर कलाम भारत के महान साइंटिस्ट कैसे बने? भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने में उनकी क्या भूमिका थी और जून 2007 में प्रेसिडेंट के रूप में दूसरे कार्यकाल की इच्छा खाने के बावजूद वो दोबारा प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन पाए थे? 1962 में वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो से जुड़े और देश के पहले स्वदेशी उपग्रह SLV-3 के प्रोजेक्ट लीडर बने। डॉक्टर कलाम ने 1998 में पोखरान 2 के परमाणु परीक्षण के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। अबुल फकीर जैनुल्लाह अब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के टेम्पल सिटी कहे जाने वाले रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक बोट ओनर थे जो श्रद्धालुओं को अपनी नाव से रामेश्वर और धनुषकोडी तीर्थ यात्रा के लिए लेकर जाते थे। वही उनकी माँ आसिम अम्मा एक हाउसवाइफ थी। अब्दुल कलाम अपने 5 भाई बहनों से सबसे छोटे थे। उनके पूर्वज अमीर व्यापारी थे जिनका बिजनेस इंडियन मेनलैंड, पवन आइलैंड और श्रीलंका के बीच सामान और यात्रियों को ले जाने से जुड़ा था। लेकिन 1914 में जब पवन ब्रिज बना जो पम्बन आइलैंड को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता था, तो उनके परिवार का बिजनेस फेल हो गया, जिसके चलते उनका परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। इससे पता चलता है कि बिजनेस करना कितना चैलेंजिंग होता है। उनके पिता को घर चलाने में भी दिक्कतें का सामना करना पड़ता था, इसलिए अब्दुल कलाम को केवल 10 साल की उम्र में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना पड़ा। वो सुबह जल्दी उठकर पहले अखबार बांटते और फिर स्कूल जाते। ये वही स्ट्रगल था जिससे कलाम के अंदर बचपन से ही पैशन और डिसिप्लिन की मजबूत नींव खप दी थी। अब्दुल कलाम ने अपने प्राइमरी एजुकेशन सर्स हाई स्कूल से पूरी की थी। वो शुरुआत में एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनके अंदर कुछ नया सीखने की जिज्ञासा और कुछ बड़ा करने की आग साफ दिखाई देती थी। साल 1954 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन पूरा किया। अब्दुल कलाम को परीक्षा के
अब्दुल कलाम को परीक्षाओं के का तरीका बहुत फैसिनेट करता था। वो अक्सर परीक्षाओं के देखकर सोच में पड़ जाते थे और यही क्यूरियोसिटी उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ ले गई। इसके लिए उन्होंने मद्रासा इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया और उनका सिलेक्शन मद्रासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AIT में हो गया। लेकिन जब उन्होंने AIT की फ़ीस सुनी तो वो काफ़ी दुखी हो गए, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा थी और वो जानते थे कि उनके परिवार के लिए इतनी महंगी फ़ीस भर पाना मुश्किल है। तभी उनकी बड़ी बहन असीम जोहरा आगे आई और उन्होंने अपने सोने के गहने बेचकर क्लास की फ़ीस के पैसे दिए, जिससे 1955 में उनका AIT में एडमिशन हो सका। अपनी बहन के इस सैक्रिफाइस का जिक्र कलाम ने अपनी बुक माय जर्नी में किया है। AIMT में पढ़ने के दौरान एक बार अब्दुल कलाम किसी टेक्निकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके डीन उनके काम की स्पीड से सेटिस्फाई नहीं थे। इसीलिए उन्होंने अब्दुल कलाम से साफ साफ कह दिया कि अगर 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो तुम्हारी सिलेक्शन छीन दी जाएगी, तुम्हारी जॉब चला जाएगा। कलाम ने दिन रात मेहनत करके वो प्रोजेक्ट वक्त से पहले ख़त्म कर दिया, लेकिन उनके डेडिकेशन से इतने इम्प्रेस हुए कि बाद में उन्होंने खुद कलाम से कहा, मैं तुम्हें जानबूझकर प्रेशर में डालना चाहता था ताकि तुम सिचुएशन को हैंडल कर सको। यही वो लेसन था जिससे कलाम को आगे चलकर हर चैलेंज का सामना शांत दिमाग से करना सिखाया। MIT की दिनों से ही अब्दुल कलाम फाइटर पायलट बनकर देश की सेवा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 2 बार ट्राई भी किया, लेकिन इसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाया। इंटरव्यू के बाद टोटल 8 लड़कों को सिलेक्शन किया जाना था और वो 9वें स्थान पर आए थे। केवल एक रैंक से उनका पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उस वक्त किसी को कहाँ पता था कि पायलट ना बन पाने के कारण निराश होने वाले अब्दुल कलाम एक दिन ऐसे साइंटिस्ट बनेंगे जो भारत की स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने एक सुपर पावर के रूप में खड़ा कर देंगे। मद्रास इंटरव्यू ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एनरोलमेंट इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद अब्दुल कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस के मेंबर बने और फिर साल 1960 में उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DRDO में एक साइंटिस्ट की हैसियत से अपने कैरियर की शुरुआत की। DRDO में उनका पहला असाइनमेंट भारत का पहला स्वदेशी होमक्राफ्ट प्रोजेक्ट था, जिसका नाम नंदी था। डॉक्टर कलाम ने अपनी टीम के साथ खूब मेहनत की और कुछ ही वक्त में इसे सक्सेसफुली बना लिया। इसी दौरान 1962 में जॉब नासा यंग साइंटिस्ट के लिए एक स्पेस रॉकेट साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा था, तब इंडियन नेशनल कमिटी और स्पेस रिसर्च यानी ISCSR के चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 10 प्रोग्रामिंग इंडियन साइंटिस्ट को वहां भेजने का फैसला किया, जिनमें से एक नाम अब्दुल कलाम का भी था। मार्च 1963 में कलाम ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गए और उन्होंने नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और वालंस आइलैंड में ट्रेनिंग ली। यहाँ उन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स और स्पेस टेक्नोलॉजी की बारीकियों को सीखा। उन्होंने डमी रॉकेट्स फायरिंग समेत मल्टीपल टेक्नोलॉजी स्पेशन को अटेंड किया। ये पूरी ट्रेनिंग उनके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट साबित हुई। इंडिया लौटने के बाद डॉक्टर कलाम ने केरला के त्रिवेंद्रम में भारत की पहली डोमेस्टिक रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेटअप करने की बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद DRDO के साथ जुड़े रहते हुए उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर भी डिज़ाइन किया। डॉक्टर कलाम में कुछ बहुत बड़ा करने का पोटेंशियल था और ये बात उनके सीनियर्स बहुत अच्छे से समझते थे। इसीलिए उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए साल 1969 में उनका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ISRO में उन्हें फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई और उस समय के ISRO जनरल डॉक्टर सतीश धवन के साथ काम करने का मौका मिला। यहाँ डॉक्टर कलाम को भारत के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV का प्रोजेक्ट डायरेक्ट बनाया गया।
एसएलवी के जरिए भारत अपने खुद के सैटेलाइट को स्पेस में भेजकर ग्लोबल स्टेज पर अपनी साइंटिफिक प्रेजेंस दर्ज करवाना चाहता था। डॉक्टर कलाम इस स्पेस में पूरी जी जान से लगे हुए थे, लेकिन साथ ही वो एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स रॉकेट प्रोग्राम पर भी काम कर रहे थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1965 में डीआरडीओ के दौरान ही की थी। वो अपने इस प्रोजेक्ट को बड़े लेवल पर एक्सपेंड करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगा और साल 1969 में ही उन्होंने गवर्नमेंट के इसकी परमिशन मिल गई। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स SLV-3 को सफल बनाने के लिए करीब 10 साल तक दिनरात मेहनत की। ये वो समय था जब भारत का स्पेस प्रोग्राम अपनी शुरुआती दौर में था। ना ही फंड्स थे और ना ही एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन कलाम और उन्हीं डिटेक्टर टीम इस काम में लगी रही और आखिरकार साल 1979 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत ने पहली बार एक सैटेलाइट लॉन्च किया। और लेकिन जैसे ही उसे लॉन्च किया गया, कंप्यूटर ने एक टेक्निकल फ्लॉट की वार्निंग दी, पर कलाम ने वार्निंग को इग्नोर कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि लॉन्च असफल रहा और सैटेलाइट ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाई। ये नाकामी कलाम के लिए बहुत बड़ा इमोशन झटका थी, लेकिन उनके मेंटर और इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सतीश धवन ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और फिर से प्रयास करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया। उन्होंने न सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कलाम और इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साइंटिस्ट को पब्लिकली ब्लेम होने से बचाया, बल्कि मीडिया के सामने इस फेल्योर की पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली। उनके कलाम और उनकी टीम पर भरोसा जताया कि आज का यही फेल्योर उन्हें अगले साल सक्सेस तक पहुंचाएगा। उनके इस भरोसा ने अब्दुल कलाम और उनके टीम को हौसला दिया और उन्होंने पिछली गलतियों को सुधार कर पूरी टीम के साथ सिस्टम को रिवर्क किया और अगले 1 साल तक हर छोटी से छोटी डिटेल्स को ठीक किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि करीब 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को भारत ने अपने स्पेस इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। इस दिन अब्दुल कलाम और उनके साथी साइंटिस्ट को सालों की मेहनत के चलते इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 ने फाइनली रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया था। इस इसरो और भारत दोनों के लिए प्राउड मोमेंट था। पहली बार भारत ने अपने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से एक सैटेलाइट को आउटर स्पेस में भेजा था और इसी के साथ इंडिया ग्लोबल स्पेस क्लब में एंटर कर गया। इस सक्सेस ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देश भर में एक हीरो बना दिया, जिसके बाद उसकी लीडरशिप और विजन को दुनिया रिकॉग्नाइज करने लगी थी। SLV प्रोग्राम के साथ साथ कलाम की गार्डन्स में 2 और डिपार्टमेंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स डेविल और प्रोजेक्ट्स विलियंट भी चल रहे थे, जिनका एक मकसद SLV टेक्नोलॉजी की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करना था। साथ ही वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स PSLV प्रोग्राम की और टीम में भी शामिल थे, जिसके आगे चलकर भारत को स्पेस वर्ल्ड में पहचान दिलाने में अहम भूमिका थी। SLV-3 की सफलता के बाद अगस्त 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डॉक्टर अब्दुल कलाम और डॉक्टर सतीश धवन को प्रमुख सांसदों से मिलने के लिए इनवाइट किया, लेकिन जब कलाम को इस इनविटेशन की जानकारी मिली तो वो नर्वस हो गए। उन्होंने डॉक्टर सतीश धवन से कहा, सर मेरे पास ना सूट है ना जूते, सिर्फ चप्पल है। ये सुनकर डॉक्टर धवन मुस्कुराए और बोले, कलाम तुम पहले से ही सक्सेस का सूट पहन चुके हो, तुम बस वहाँ पहुँचे। कलाम अपनी सिंप्लिसिटी में उस मीटिंग में पहुंचे। वो इंदिरा गांधी ने उनका परिचय अटल बिहारी वाजपेयी से कराया। वाजपेयी कलाम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे हाथ मिलाने के बजाय उन्हें सीधे गले से लगा लिया। ये देखते ही इंदिरा गांधी ने हल्के अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा, अटल जी लेकिन कलाम तो मुसलमान है। अटल जी मुस्कुराए और बोले, जो हाँ, लेकिन पहले वो एक भारतीय है और एक महान वैज्ञानिक है। साइंस के
क्षेत्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम के जूझ कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें साल 1981 में देश का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण लेकर सम्मानित किया। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि ये उस जर्नी की ऑफिशियल अवार्ड थी जिसने आगे चलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और फिर देश के सबसे प्यारे प्रेसिडेंट के रूप में पहचान दिलाई। 13 साल तक इसरो में अपनी सेवा देने के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 1982 में एक बार फिर से डीआरडीओ ज्वाइन किया और उन्हें उनके शानदार काम के चलते डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डीआरडीओ का डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किया गया। उस समय भारत का अपनी डिफेंस नीड्स के लिए दूसरे देश पर डिपेंड रहना पड़ता था, चाहे वो मिसाइल हो या कोई और डिफेंस आइटम हो। टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। इसमें ना सिर्फ भारी खर्चा होता था, बल्कि कई बार उन देशों के पॉलिटिकल प्रेशर का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे। डिफेंस मिनिस्टर रामस्वामी वेंकटरमन और डॉक्टर अब्दुल कलाम का बिजनेस बिल्कुल क्लियर था कि भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में स्पेस रिलायंस बनना है।